हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 सितंबर 2023 के करंट अफेयर, और यह सितंबर महीने का आखिरी वीडियो है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पुरातत्वविदों ने किस देश की सीमा के पास विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की उल्लेखनीय खोज की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाम्बिया और तंजानिया, ऑप्शन बी है यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन सी है इजराइल और फिलिस्तीन, ऑप्शन डी है चीन और भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाम्बिया और तंजानिया। पुरातत्वविदों ने किस देश की सीमा के पास विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की उल्लेखनीय खोज की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाम्बिया और तंजानिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी है एनटीपीसी, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल, ऑप्शन डी है एचएएल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल। किस कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल। और ये कहाँ पे हुआ इसका अनावरण? तो आपका हुआ है दिल्ली में। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है? इसमें सोर्स क्या यूज होता है? नेचुरल गैस। और प्रोसेस कौन सा होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग। तो याद क्या रखना है आपको? ग्रे हाइड्रोजन में सोर्स यूज होता है नेचुरल गैस, और प्रोसेस क्या होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग। ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में सोर्स क्या होता है? नेचुरल गैस, और प्रोसेस क्या होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग विथ कार्बन कैप्चर। तो ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है? प्रोसेस का। सोर्स दोनों में सेम ही होता है, नेचुरल गैस। ग्रे हाइड्रोजन में प्रोसेस कौन सा होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग। और ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग विथ कार्बन कैप्चर। फिर आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन में प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। और सोर्स क्या यूज होता है इसमें? रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन में प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। और सोर्स क्या यूज होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन में प्रोसेस होता है गैसिफिकेशन, और सोर्स क्या यूज होता है? कोयल। ब्लैक हाइड्रोजन में प्रोसेस कौन सा यूज होता है? गैसिफिकेशन। और सोर्स क्या यूज होता है? कोयल। फिर आते हैं पिंक हाइड्रोजन। यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, सोर्स क्या यूज होता है? न्यूक्लियर एनर्जी। फिर आते हैं टुर्कोइस हाइड्रोजन। इसमें प्रोसेस यूज होता है पायरोलाइसिस, और सोर्स क्या यूज होता है? नेचुरल गैस। फिर आपका येलो हाइड्रोजन। इसमें प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, सोर्स क्या यूज होता है? सोलर एनर्जी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रे हाइड्रोजन, सोर्स नेचुरल गैस, प्रोसेस स्टीम रिफॉर्मिंग। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? सोर्स नेचुरल गैस, प्रोसेस क्या होता है इसमें? स्टीम रिफॉर्मिंग विथ कार्बन कैप्चर। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, सोर्स क्या यूज होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन में प्रोसेस यूज होता है गैसिफिकेशन, सोर्स कोयल। पिंक हाइड्रोजन प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी। टुर्कोइस हाइड्रोजन प्रोसेस पायरोलाइसिस, सोर्स नेचुरल गैस। येलो हाइड्रोजन सोर्स इसमें यूज होता है सोलर एनर्जी, और प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2023 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने
विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2023 जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव आइज अलायंस में कौन से देश शामिल है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएई। ऑप्शन सी है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस। ऑप्शन डी है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। फाइव आइज अलायंस में कौन से देश शामिल है? तो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और न्यूजीलैंड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना 3 भारतीय कैवेलरी रेजिमेंट मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स को सम्मान देने के लिए हर साल किस दिन को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है? आपके पास ऑप्शन है 28 सितंबर, ऑप्शन बी है 30 सितंबर, ऑप्शन सी है 20 सितंबर, ऑप्शन डी है 23 सितंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर को हाइफा दिवस भारतीय सेना किस दिन मनाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर को। और इस बार एक्चुअली बैटल ऑफ हाइफा हुआ था, और हाइफा एक जगह है कहाँ पे? इजराइल में। तो बैटल ऑफ हाइफा का इस बार 105वीं एनिवर्सरी मनाई गई, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th जेंडर संवाद का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी और किसके द्वारा सह आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है NRLM, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नाबार्ड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, DAY NRLM। और इसका मतलब क्या हुआ? DAY का मतलब हुआ दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM का मतलब क्या हुआ? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 4th जेंडर संवाद का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी और किसके द्वारा सह आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, DAY NRLM के द्वारा। और इसका मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने पेम्बर्थी और चंदालपुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि 2 गांव हैं, पेम्बर्थी और चंदलापुर, इन्हें क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों गांव किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। पर्यटन मंत्रालय ने पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों गांव कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने खामड़ी मो सिक्किम आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर में युवाओं के बीच कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम किया है? आपके पास ऑप्शन है टाटा, ऑप्शन बी है L&T, ऑप्शन सी है NTPC, ऑप्शन डी है मारुति सुजुकी इंडिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मारुति सुजुकी इंडिया। किस कंपनी ने खामड़ी मो सिक्किम आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से
पूर्वोत्तर में युवाओं के बीच कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम किया है। तो कौन सी कंपनी है? मारुति सुजुकी इंडिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिट्रॉन क्या है? आपके पास ऑप्शन है वृत्ताकार आरएनए, सर्कुलर आरएनए, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है सुपर जेट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वृत्ताकार आरएनए या सर्कुलर आरएनए। और इसे आइडेंटिफाई किसने किया है? तो IISER भोपाल के वैज्ञानिक ने। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिप्ला ने किस राज्य में ड्रोन द्वारा महत्वपूर्ण दवाओं की डिलीवरी शुरू की? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिप्ला ने किस राज्य में ड्रोन द्वारा महत्वपूर्ण दवाओं की डिलीवरी शुरू की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है, किसके साथ पार्टनरशिप में? तो आंसर क्या होगा? इन पार्टनरशिप विथ स्काई एयर मोबिलिटी। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21वें अरब मीडिया फोरम में किस शहर ने मीडिया में जनरेटिव AI के लिए व्यापक गाइड का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है तेहरान में, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है शारजहां। तो 21वां अरब मीडिया फोरम कहाँ पे हुआ था? दुबई में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है UNFPA, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNFPA। और इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNFPA। और इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है? 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी के बुजुर्ग होने की उम्मीद है, जो तेजी से उम्र बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कब तक? 2050 तक। कितना परसेंटेज हो जाएगा? 20% से अधिक आबादी के बुजुर्ग होने की उम्मीद है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक शब्दकोश जारी करने की तैयारी है? आपके पास ऑप्शन है टोटो, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है मगधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टोटो। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रहने वाले बमुश्किल 1600 लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के प्रयासों से एक शब्दकोश प्राप्त होगा। और उसे क्या नाम दिया गया है? उस डिक्शनरी का नाम दिया गया है टोटो शब्द संग्रह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटो क्या है? एक चीन तिब्बती भाषा है जो आदिवासी टोटो लोगों द्वारा बोली जाती है। और कौन सी लिपि में लिखी जाती है? बंगाली लिपि में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है ICCR, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है DPIIT। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ICCR। किस संस्था ने 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? तो किसने किया है? ICCR ने। और ICCR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ICCR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसके अलावा आपको याद रखना है द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद द एम्बेसी ऑफ कोलंबिया,
इक्वाडोर एंड चिली। तो जो ये फेस्टिवल हुआ था इन एसोसिएशन विथ द एम्बेसी ऑफ कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एगर टेक्नोलॉजी के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन और फीरा बार्सिलोना के साथ 1000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो उत्तराखंड ने साइन किया है 2 कंपनी के साथ एमओयू। एक है एगर टेक्नोलॉजी के साथ और दूसरा कौन सा है? फीरा बार्सिलोना। तो कौन सा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड। और ये एमओयू साइन कहाँ पे हुआ है? यूके में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से अपना अनूठा अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड प्राप्त हुआ है। वह कोड क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है DXN, ऑप्शन बी है MNP, ऑप्शन सी है ALU, ऑप्शन डी है XUM। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, DXN। जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अपना अनूठा अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड प्राप्त हुआ है। वह कोड क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, DXN। अच्छा, यहाँ DXN का मतलब क्या हुआ? D फॉर दिल्ली, N फॉर नोएडा और X का मतलब क्या हुआ? सिग्निफाइज कनेक्टिविटी विद इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह नामक देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक अद्वितीय सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2023 तक, ऑप्शन बी है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक, ऑप्शन सी है 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह नामक देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह संकल्प जो सप्ताह है कब से कब तक मनाया गया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? संकल्प सप्ताह बेसिकली क्या है? संकल्प सप्ताह इज लिंक टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 7 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो सप्ताह संकल्प सप्ताह है कब से कब तक मनाया गया? 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। और डिफरेंट थीम था। तो पहले 6 दिन के लिए जो थीम था वो कौन सा था? द थीम फॉर द फर्स्ट 6 डेज इंक्लूड संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार। तीसरे दिन के लिए था स्वच्छता, चौथे दिन के लिए था कृषि, 5वें दिन के लिए था शिक्षा और 6ठे दिन के लिए क्या था? समृद्धि दिवस। और लास्ट डे के लिए क्या था? यानी 9 अक्टूबर 2023 के लिए संकल्प सप्ताह समावेश समारोह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अद्वैत तिवारी, ऑप्शन बी है स्मिथ जॉनसन, ऑप्शन डी है रुजियांग झांग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रुजियांग झांग को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA में। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रुजियांग झांग को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।